बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग कर रहे थे प्राथमिक एवं द्वितीयक समांकों के बीच में अंतर, जिसमें हम लोग 6 पॉइंट की चर्चा किए थे। और 7वां जो अंतर है वो है कि प्राथमिक समांकों के प्रयोग में सतर्कता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह बहुत आपके अनुसंधान के आधार पर ही एकत्रित किए हुए तथ्य होते हैं। किंतु अगर हम द्वितीयक आंकड़ों के बारे में कहें तो द्वितीय आंकड़ों के प्रयोग में हमें अत्यंत सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें इसमें से चुनना या चयन करना पड़ता है कि कौन से आंकड़े हमारी समस्या से संबंधित हैं और कौन सी नहीं। अब आज हम लोग करेंगे प्राथमिक आंकड़ों के संकलन करने की विभिन्न रीतियाँ, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। इसकी मुख्य रूप से 4 रीतियाँ होती हैं। सबसे पहला प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तीसरा है आपका स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं के द्वारा सूचना प्राप्त करना। और चौथा है प्रश्नावली या अनुसूची के माध्यम से सूचनाओं का संग्रह करना। सबसे पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इस रीति के अनुसार से अनुसंधानकर्ता व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करता है। अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों से संपर्क करता है और इस रीति के माध्यम से वो प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों को सूचित करता है, उन व्यक्तियों को चिन्हित करता है जिनसे कि उन्हें सूचना प्राप्त करना है। उन विशेष व्यक्तियों को वो के पास जाके उनसे वो प्रत्यक्ष रूप से वार्ता करता है और उससे जो भी उनको आंकड़े चाहिए वो लेता है। इसे व्यक्तिगत अनुसंधान क्यों कहते हैं? क्योंकि अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर सूचनाओं को एकत्रित करता है। इस रीति का सर्वप्रथम जो प्रयोग लीप ले ने किया था। उन्होंने श्रमिकों के पारिवारिक एवं आय से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने में इसका प्रयोग किया था। इसके पश्चात भारत में आर्थर यंग ने भी कृषि उत्पादन के अध्ययन को जानने के लिए भी इसका प्रयोग किया था। ज्विंग तथा रॉन्ट्री ने भी इस प्रणाली का प्रयोग किया था। इस प्रणाली की उपयुक्तता या सूटेबिलिटी क्या है? यह प्रणाली हम तब प्रयोग कर सकते हैं जब हमारा क्षेत्र सीमित हो। हम इस प्रणाली का प्रयोग हम तब भी कर सकते हैं जब अनुसंधान को गोपनीय रखना हो। इस अनुसंधान में इस प्रणाली का प्रयोग हम तब भी ज़्यादा कर सकते हैं जब हमारे जो अनुसंधान का जो निष्कर्ष है उसकी शुद्धता ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। और चौथी तभी कर सकते हैं जब आंकड़ों की मौलिकता अधिक महत्वपूर्ण हो। इस प्रणाली के गुण दोष क्या क्या हैं? गुण की अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहला गुण क्या है? ये प्रणाली मौलिक है, मतलब समांक जो है वो मौलिक होता है। एकत्रित किए हुए समांक जो होते हैं वो मौलिक होते हैं। दूसरा है लोचदार है। अनुसंधानकर्ता अपने अनुसार से प्रश्नों को परिस्थिति के अनुसार से बढ़ा या घटा सकता है, या प्रश्नों में फेरबदल करके भी उसको सूचना प्राप्त वो कर सकता है। तीसरा है सजातीयता। यह प्रणाली जो है एक ही व्यक्ति से आंकड़े को एकत्रित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सजातीयता का गुण पाया जाता है। और चौथा जो है वह है शुद्धता। इस माध्यम से एकत्रित किए हुए जो आंकड़े होते हैं जिससे समांक बनते हैं, उससे जो निष्कर्ष निकलता है वो अत्यंत शुद्ध होता है। दोष क्या है? अगर हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है तो इस माध्यम से हम लोग आंकड़ों का संकलन नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोष क्या है कि अगर अनुसंधानकर्ता का जो प्रवृत्ति है वह पक्षपातपूर्ण है तो वह पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर वह जो निष्कर्ष को प्रभावित कर सकता है। कभी कभी भ्रामक निष्कर्ष भी निकलते हैं, क्योंकि अध्ययन के दौरान चुनी गई जो इकाइयों की संख्या जो है वो कम होती है। कभी कभी इस रीति में जो सबसे बड़ा दोष है वो क्या है? अनुसंधानकर्ता की दृष्टि से अगर देखेंगे तो यह बहुत अपव्ययी रीति है। इसमें बहुत धन, श्रम और समय का खर्च होता है। इस रीति को अपनाने के लिए जो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए वो क्या क्या है? सबसे पहले प्रश्न हमें कम रखने होंगे, सरल रखने होंगे, स्पष्ट रखने होंगे और उद्देश्य हमारा स्पष्ट होगा।
दूसरा क्या है, अनुसंधानकर्ता को व्यवहार कुशल होना होगा, परिश्रमी होना होगा एवं उसमें धैर्य की कमी नहीं होनी होगी। संदिग्ध उत्तरों की सच्चाई जांचने के लिए भी ऐसे प्रश्न उसे पूछने होंगे जिससे कि वो सही उत्तर को प्राप्त कर सके या उत्तर की सत्यता को ही जांच कर सके। संग्रहित चौथा क्या है, संग्रहित जो संबंधित प्रदेश हैं जैसे कि वेशभूषा, भाषा, खान पान एवं रीति रिवाज का पर्याप्त ज्ञान उस व्यक्ति को होना चाहिए, अनुसंधानकर्ता को होना चाहिए, ताकि वो सूचना देने वाले के साथ घुल मिल सके, उसका विश्वास अर्जित कर सके, उसकी भाषा का ज्ञान उसको होना चाहिए जिससे उसे मिल सके, उसके साथ एक अच्छा सौहार्दपूर्ण उसका व्यवहार होना चाहिए जिससे कि वो सही उत्तर प्राप्त कर सके। और उसके बाद है यथासंभव अनुसंधानकर्ता को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को, और अगर उसका पक्षपातपूर्ण रवैया रखता हो तो उसे हटा के रखना चाहिए ताकि उसका अनुसंधान इससे प्रभावित ना हो। दूसरी जो विधि है उसे हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष मौलिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। यह विधि जो है यह अनुसंधान करता तब अपनाता है जब उसका अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बृहद हो, जिसमें संबंधित व्यक्ति निश्चित बड़े क्षेत्र में फैले हुए हो और जब सब व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर आंकड़े एकत्रित करना कठिन हो या संभव ना हो। इस रीति में व्यक्तियों को सूचना कैसे प्राप्त की जाती है, उसकी जानकारी दी जाती है पहले उसको। इस प्रणाली के अनुसार समस्या से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों को से सूचना उपलब्ध कराने के लिए साक्ष्यों अथवा संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ द्वारा संबंध प्राप्त किए जाते हैं। जैसे मजदूरों से संबंधित सूचनाएं अगर प्राप्त करने हो तो मजदूरों से न प्राप्त करके कारखानों के मालिकों या मजदूरी नेताओं के द्वारा हम लोग सूचनाओं का संग्रहण करें। इस प्रकार यह विधि जो है वह थोड़ी सी भिन्न है। इसकी उपयुक्तता क्या है? सबसे पहला, अनुसंधानकर्ता इस विधि का प्रयोग तब कर सकता है जब क्षेत्र विस्तृत हो, बृहद हो। यह अप्रत्यक्ष विधि है, वो अनुपयुक्त एवं अविश्वसनीय भी हो सकता है। यदि सूचना देने वाला व्यक्ति अपना व्यक्तिगत संपर्क करना संभव ना हो तो यह विधि नहीं अपनाई जा सकती। सूचना देने वाला अनुसंधान के प्रति अगर उदासीन हो, अयोग्य हो या उसके प्रति उसका रवैया सही नहीं हो तो यह भी सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। समस्या से संबंधित व्यक्तियों से संपर्क करना उचित नहीं समझा जाता, तब इस रीति का प्रयोग किया जाता है। इसके गुण एवं दोष क्या हैं? सबसे पहले यह मितव्ययी है, धन का कम खर्च होता है, परिश्रम का भी कम खर्च होता है, बड़े क्षेत्र पे इसको हम लोग लागू कर सकते हैं। इसमें हम लोग विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं एवं उनके सुझावों के आधार पर भी कार्य कर सकते हैं। संपर्क, इसके प्रति जो है संपर्क करना पड़ता है।